क्यूसॉफ्ट के बारे में क्या कह रहे थे? हम्म दो इम्पोर्ट एक सेकंड, अभी एक और रिपोर्ट आने लगा था। होल्ड कीजिए, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ये सलमान वाली एक स्टोरी है, खैर उससे बाद मिलेंगे। हाँ, ये साराश्री सुब्रत रॉय का एक इंटरव्यू चल रहा था, जो प्रीवियस इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से 2014 का इंटरव्यू था ये। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में साराश्री बिल्कुल स्वस्थ थे और बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। खैर, ये सोनेलाल जी कह रहे हैं पुरानी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुरानी बात है। लेकिन जो साराश्री ने एक इशारा किया कि सेंट्रल जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो एक सेंट्रल बोर्ड होता है 21 सदस्यीय, उसके जो मेंबर थे वही मेंबर बाद में जाके सेबी के मेंबर हुए। और जब सहारा का ऑपरेशन चल रहा था 2007-8 का, उन्होंने जिक्र किया कि 7-8 में जो आरबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहारा के खिलाफ एक प्रकार से इंक्वायरी ऑर्डर करना चाहते थे और सहारा के सारे ऑपरेशन को बंद करवाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि आप ये वायबल नहीं है, आप जो पैसा ले रहे हैं ये वायबल नहीं है और आप ये सारा पैसा लौटा दीजिए। अब मैं थोड़ा सा एज ए बिजनेसमैन मैं बताना चाहता हूं और मैं थोड़ा सा फेस वैल्यू पे जाना चाहता हूं। अब चूंकि सहारा श्री है नहीं, और मुझे यही मैं बार बार कहता हूं कि क्यों नहीं सहारा का प्रबंधन मजबूती से आकर के ये सामने में कहता है कि देखिए, हमने चोरी नहीं की, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। बाद में परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसकी वजह से हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और वो गलती एक महत्वपूर्ण था जो मैं कल मैं जिक्र कर रहा था, जिसका एसएफआईओ जिसकी जांच कर रही है। और इस वजह से आज सारे एजेंट सहारा के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सारे निवेशक सहारा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन जो बात सहारा श्री कह रहे थे उसे भी बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस हूं, तो मैं तो ये बहुत जिम्मेदारी से ये बात, मैं उनके मुद्दे को भी मैं उठाऊंगा और मैं उठाता रहा हूं हमेशा। मैंने, आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को मैंने शुरुआत ही इसी से की थी कि ये जो आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें से कुछ लोग सेबी के फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेबी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनते हैं और फिर वो निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि टीके नायर उधर पीएमओ में थे और जो साउथ इंडिया के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, उसमें एक अब्राहम करके हैं, वो भी थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूं पूरा। और इन सबका कहीं ना कहीं दूर से रिश्ता था और ये यहीं से गाइड हो रहा था। और इसीलिए वो जो सहारा श्री कहना चाह रहे थे कि हमारे ऊपर एक पॉलिटिकल विंडिक्टिव जो एक पूरा आइडिया था वो काम कर रहा था और उसके शिकार हम हो रहे थे। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हम काम कर रहे थे, मतलब आरबीआई के कानून के तहत जो हम काम कर रहे थे, छोटे निवेशकों से पैसा ले रहे थे और उसका 80% पैसा सरकार के पास जमा कर रहे थे और 20% पैसे से हम अपना ऑपरेशन चलाते थे, जिसके बारे में सहारा श्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि की कि जो छोटे नॉन बैंकिंग आउटलेट्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे निवेशकों से पैसा उठा करके हमारे पास ला रहे हैं, आरबीआई के देखरेख में हम पैसा को निवेश कर रहे हैं, बाजार से ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आरबीआई का तो मतलब ही होता है कि साहब पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ और फिर वो पैसा दो पैसा दो पैसा दो।
तो आरबीआई को ये लग रहा था कि ये देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो इस तरह के फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रहे हैं, जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सहारा श्री कह रहे थे कि एक तरफ तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हमारी तारीफ कर रहे थे कि आपका काम अच्छा चल रहा है, और दूसरी तरफ जो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो लोग थे, 21 सदस्यीय जो बोर्ड है, उसमें से कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे कि आप जो ये पैसे ले रहे हैं ये वायबल नहीं है। अब वायबल नहीं है तो भाई 80% पैसे तो सरकार के ही पास जा रहे थे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये आरबीआई की जिम्मेदारी है। अब आरबीआई को लगता होगा कि हम ये पैसा लौटा नहीं पाएंगे, तो अलग विषय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पेज को बहुत समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई का एक आदमी कहता है कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल, देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह हुआ कि अगर बाजार से पैसा उठा करके संचित किया जा रहा है और वो पैसा हम कहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैंक को दे रहे हैं, बैंक उस पैसे को एंटरप्रेन्योर्स को दे रही है, छोटे छोटे उद्यमी को दे रही है, बड़े उद्यमी को दे रही है, तो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन में वो सहयोग कर रहा है। और इसलिए आरबीआई के कानून के तहत जो इस प्रकार के एजेंसी या आउटलेट संस्थाएं काम कर रही हैं, वो अच्छा काम कर रही है। भाई आरबीआई, मान लीजिए कि मैं आरबीआई हूं, मेरे पास पैसा कहां से आएगा? कोई ना कोई पैसा लाएगा तभी तो मेरे पास पाएगा। मेरे पास पैसे छापने की एक सीमा है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, हम छाप नहीं सकते हैं पैसा। बाकी कुछ करेंसी, 1 रुपए का करेंसी भारत सरकार छापती है और बाकी नोट तो हम छापते हैं, लेकिन उस छापने के भी प्रोसीजर हैं, हमें सोच समझ करके छापना पड़ेगा। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि डॉलर शॉर्ट होता गया और डॉलर छापते चले गए, क्योंकि डॉलर की हेजेमनी पूरी दुनिया में है, डॉलर का डिमांड पूरी दुनिया में है, तो वो तो कंट्रोल कर लेता है। हमारे रुपए को कौन पूछ रहा है? तो हम अगर छाप भी देंगे तो हम तो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं, हमारा इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि हम खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में नोट छापने की एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो इकोनॉमिक सिचुएशन को देख करके छापा जाता है। तो आखिर में आरबीआई के पास पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा तो जो चलन में है पैसा, वो सेव करके वहां तक पहुंचे, और ये काम बैंक कर रही थी और ये काम नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। और ये नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो थे, उसमें उन्होंने सहारा की बड़ी तारीफ की। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे थे, लेकिन सहारा की बड़ी तारीफ की कि सहारा अच्छा काम कर रही है, सहारा का नेटवर्क बड़ा है, सहारा अपने एजेंट को खुश कर पा रही है, सहारा अपने निवेशकों को खुश कर पा रही है, और इस वजह से सहारा श्री बड़ी हिम्मत से चलते थे। मैं लाइव तो ये सहारा श्री लगातार इस बारे में, और इसीलिए सहारा श्री पब्लिक डोमेन में अपना कॉलर ऊंचा करके चलते थे, और इसके लिए सहारा श्री की तारीफ करनी पड़ेगी कि, और ये सभी लोग, हमारे निवेशक भी मानते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी मानते हैं कि 2010 तक